हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का 3rd चैप्टर जो बात करता है एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, खेती बाड़ी के बारे में। तुम इस शब्द से वाकिफ़ होगे, मैं जानती हूँ। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, सुंदर सा चैप्टर है और बहुत ही इजी है। कोई टेक्निकलिटी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत ही इजी है। स्टार्ट करते हैं। स्टोरी से पहले ही हमारा कोई लेना देना होता नहीं है, और अगर होता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्लांट से प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसमें अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में मेनली क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे, डेफिनेटली चीज़ें उगाई जाएंगी, फिर उनको बेचा जाएगा। तो यही चैप्टर जो है इन्हीं चीज़ों के आसपास जो है वो घूमेगा। ठीक है, पेड़ पौधे उगाए जाएंगे और फिर उनको बेचा जाएगा। उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, वही सारी हम बातें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक पेड़ का, एक प्लांट का, किसमें, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में। ठीक है, उसकी कुछ भी चीज़ें बनती हैं, वो कॉटन हो सकता है, वो सिल्क हो सकता है, वो राइस हो सकता है, वो व्हीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कॉफ़ी हो सकती है, वो टी हो सकता है। ठीक है, वो जूट हो सकता है, कुछ भी चीज़। ठीक है, जो प्लांट थी बाद में उसका बना क्या, प्रोडक्ट बना, और उसको गुजरना पड़ता है 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी से। जब वो प्लांट था, ठीक है, जब वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा था, तो हमने बोला कि वो प्राइमरी एक्टिविटी है। क्या है वो, प्राइमरी एक्टिविटी है। मैंने बोला ना कि एक प्लांट जब प्रोडक्ट में बदलेगा तब वो तीन प्रोसेस से गुजरेगा। ठीक है, 3 प्रोसेस। तो पहली प्रोसेस जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, इसमें सारे वो काम आते हैं जो नेचर से रिलेटेड है। नेचर से रिलेटेड मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसमें भले ही मैं कुछ उगा रही हूँ, फिशिंग कर रही हूँ, गैदरिंग कर रही हूँ, नेचर से रिलेटेड है। बिल्कुल हमारे नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, अगर उसको मैं ले रही हूँ, उसको डायरेक्ट मैं ले रही हूँ और अपना यूज़ कर रही हूँ उसको लेके, तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। जैसे कि नेचर में होता है हमारा लैंड पे हम करते हैं खेती, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर उसमें आएगा फिशिंग कहाँ पे होती है, वाटर में होती है। ठीक है, तो वाटर क्या है, एक नेचर का पार्ट है, तो ये भी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। गैदरिंग कहाँ होती है, फॉरेस्ट में होती है। और किस चीज़ की गैदरिंग होती है, पेड़ पौधे से मिले फ्रूट्स की गैदरिंग होती है, सीड्स की गैदरिंग होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ भी किस में आएगी, नेचर में आएगी। तो वो सारी किस में आएगी, प्राइमरी एक्टिविटी में। जो भी चीज़ें नेचर से रिलेटेड हैं वो डायरेक्ट अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, नेचर से रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड, उसका प्रोडक्शन, उसको निकालना, तो वो आएंगी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है कि चलो मैंने नेचर से वो चीज़ निकाल तो ली। ठीक है, मैंने नेचर से निकाल लिया लोहा, मैंने निकाल लिया आयरन। ठीक है, क्या निकाला मैंने, Fe, आयरन निकाला। अब उस आयरन को मैं ले गई इंडस्ट्री में, उसको मैन्युफैक्चर किया मैंने और अलग अलग चीज़ें बनाई उससे। ठीक है, मैं ले गई नेचर से सिल्क मैंने एग्रीकल्चर में उगाया था, सिल्क को मैं ले गई इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री से मैंने उसके बनाए क्लोथ। ठीक है, क्लोथ्स बनाए उसके, मैंने जो बोल सकते हैं साड़ियाँ वगैरह कुछ भी बनाया मैंने उससे। फिर मैंने जो है नेचर से क्या एक्सट्रैक्ट किया था, नेचर से मैंने एक्सट्रैक्ट किया अगर वुड, तो वुड को मैं ले गई इंडस्ट्री में, वुड को इंडस्ट्री में ले जाके मैंने बनाए फर्नीचर। ठीक है, तो जब हम इंडस्ट्री की बात पे आएंगे, जब हम किसी कंपनी पे जाएंगे, हम उस नेचर से निकाले हुए प्रोडक्ट को बेचेंगे नहीं, उसका मैन्युफैक्चर करेंगे, उससे किसी और चीज़ को बनाएंगे, तो वो आएंगी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, वो क्या आएंगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आएंगी सारी चीज़ें जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। वो स्टील बनाया जा रहा है, ठीक है, वो भले ही बेकिंग किया जा रहा हो ब्रेड को। ठीक है, गेहूँ से बनती है ब्रेड, और गेहूँ पार्ट है आपका नेचर का, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी का, और गेहूँ से फिर ब्रेड बनी जा रही है, तो ब्रेड पार्ट है सेकेंडरी एक्टिविटी का, क्योंकि उससे मतलब गेहूँ प्राइमरी था क्योंकि नेचर से मिला था, वो एग्रीकल्चर में आया है, फिर वहाँ उसको लेके गए इंडस्ट्री में और उसको थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करके उससे बनाया गया ब्रेड, तो वहाँ सेकेंडरी एक्टिविटी में। मैं सिल्क लेके गई अपने नेचर से, ठीक है, वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट था, लेकिन उस सिल्क को इंडस्ट्री में लेके जाके मैंने क्लोथ बना दिया, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आ गया। इसी तरीके से टर्शरी एक्टिविटी में कि मैंने सारी चीज़ें हो गई, मैंने चीज़ बना भी दी, नेचर से निकाली, नेचर से फिर मैं ले गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्री में ले जाके मैंने उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया।
मेरे पास में एक प्रोडक्ट आ गया है, अब उसको मुझे एक्सपोर्ट करना है, मुझे ट्रांसपोर्ट करना है, मुझे उसका व्यापार करना है, ट्रेड करना है। तो सारी चीज़ें जहाँ पे एक फिनिश प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है और उसकी एडवर्टाइजिंग की जाएगी, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसका व्यापार ट्रेड किया जाएगा, जितनी भी सर्विस आएंगी वो सारी टर्शरी एक्टिविटीज़ में आएंगी। किस में आएंगी? टर्शरी एक्टिविटीज़। देखो ये सारे काम होते हैं और हम जो लोग हैं ना, जितने भी इस दुनिया में लोग रह रहे हैं, वो कोई ना कोई इन तीनों एक्टिविटीज़ में से कोई एक काम करता होगा। या तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज होगा, मतलब या तो एग्रीकल्चर करता होगा, फिशिंग करता होगा, गैदरिंग करता होगा, मतलब नेचर से रिलेटेड काम करता होगा, या फिर वो सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, कुछ चीज़ बनाता होगा, प्रोसेसिंग करता होगा रिसोर्सेज की, ठीक है, या फिर वो टर्शरी एक्टिविटी में होगा, या तो वो टीचर होगा, या फिर वो ट्रांसपोर्टिंग का काम करता होगा, ट्रेड व्यापार करता होगा, सर्विस में होगा, बैंकिंग में होगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आखिरी में आती हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ में। तो ये 3 तरीके की एक्टिविटी जो है हम ही लोग करते हैं, इनमें से कोई एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? पहली बात तो इस एग्रीकल्चर का जो हम पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती होती है, नहीं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है, एग्री मतलब होता है सॉइल, ठीक है, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, कि जब सॉइल का कल्टीवेशन होता है तो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हो सकते हैं, मतलब कल्टीवेशन हो सकता है अलग अलग चीज़ों का, बट जब सॉइल की बात आई तो एग्रीकल्चर हो गया। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे दूसरे कल्चर्स भी होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 50% जो लोग होते हैं वो प्राइमरी कल्टीवेशन जो है या फिर कि प्राइमरी एक्टिविटी या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। आज के टाइम पे बोला जाए तो 2/3 इंडियन पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि 50% लोग जो हैं वो आज भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हुए हैं और उनमें से 2/3 मतलब 3 लोग हैं तो 3 में से 2 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। अब एग्रीकल्चर करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है। एक तो फेवरेबल टोपोग्राफी। फेवरेबल टोपोग्राफी का मतलब समझते हो ना, कहीं पे जाके भी मैं कल्टीवेशन नहीं कर लूँगी, कहीं पे भी जाके मैं एग्रीकल्चर नहीं कर लूँगी, उसके लिए मुझे एक फर्टाइल लैंड चाहिए होगा, एक सीधा सपाट जमीन चाहिए होगी, ठीक है। माउंटेन पे जाके मैं कुछ भी उगा नहीं सकती हूँ, कल्टीवेट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे चाहिए है फेवरेबल टोपोग्राफी, मतलब जगह अच्छी होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए, सॉइल अच्छी होनी चाहिए और क्लाइमेट, ठीक है। दूसरा कि अगर हॉट क्लाइमेट है तो मैं वहाँ पे कैसे कुछ ग्रो कर पाऊँगी, कैसे एग्रीकल्चर कर पाऊँगी। अगर वहाँ पे बहुत कोल्ड है तो कैसे कल्टीवेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो टोपोग्राफी की वो लैंड कैसा है और दूसरा वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। और द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन, उसे एरेबल लैंड कहते हैं, कि जिस लैंड के ऊपर मैंने देख लिया कि उसकी टोपोग्राफी भी अच्छी है, उसका क्लाइमेट भी अच्छा है और मेरे एग्रीकल्चर को क्या करता है, वो सूट करता है, तो वो बोलूँगी कि वो मेरा क्या है, एरेबल लैंड है, जिसके ऊपर मैं कल्टीवेशन कर रही हूँ, जिसके ऊपर मैं क्रॉप को उगा रही हूँ, वो क्या है, एरेबल लैंड है। एरेबल मतलब कि जिस पे कल्टीवेशन हो रहा है उसे एरेबल लैंड कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है, ये जो जितना भी आपको ग्रीन वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, ये कंडीशंस, ये सारे लैंड है जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला लैंड जो है सारा ग्रीन जो शेड में दिखाया जा रहा है, तो देख लीजिए आप। अब एग्रीकल्चर मैंने बताया था ना, बहुत सारे टाइप के कल्चर होते हैं। कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन हो सकता है अलग अलग तरीके से। तो एग्रीकल्चर की बात की जाएगी तो मतलब सॉइल का कल्टीवेशन, सॉइल के कल्टीवेशन में आपका क्रॉप उगाई जाएगी, ठीक है। लाइफ स्टॉक को रेयर किया जाएगा, या फिर फार्मिंग भी हम कह सकते हैं, एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी कह सकते हैं, जहाँ पे कुछ उगाया जाए उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। बस सॉइल के ऊपर उसे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। अब सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर जो होता है जिसमें कि सिल्क वॉर्म रेयर किए जाते हैं, मतलब कि सिल्क वॉर्म जो है वो होते हैं ना कीड़े जो सिल्क बनाते हैं, तुमने देखे होंगे बचपन से, तो वही उनका जो कल्टीवेशन होता है सिल्क का, जो सिल्क वॉर्म को रेयर किया जाता है, मतलब इनको पाला जाता है, इन सिल्क वॉर्म को, कीड़ों को भी, ताकि वो सिल्क बनाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस कल्टीवेशन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, इंपॉर्टेंट है। अब पिसीकल्चर क्या होता है,
होता है, इसी तरीके से फ़िश की भी ब्रीडिंग की जाती है। तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन क्या है कि फ़िश का भी कल्टीवेशन होता है। कैसे कल्टीवेशन होता है कि इसको मतलब बहुत सारे जो पॉन्ड्स हैं वो ले लिए जाते हैं, वहाँ पे उनकी ब्रीडिंग की जाती है फ़िश की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिशेज़ उत्पन्न हो और फिर उनको ह्यूमन एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, तो इसी तरीके से फिशेज़ का कल्टीवेशन होगा तो इसे हम पिसीकल्चर कहते हैं। सिल्क वॉर्म को रेयर किया जाएगा तो सेरीकल्चर कहते हैं। विटिकल्चर में ग्रेप्स, अंगूर जो होते हैं उनको कल्टीवेशन किया जाता है तो उसे विटिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सारे इसमें आते हैं। किसमें? हॉर्टिकल्चर में। तो हॉर्टिकल्चर में जब हम वेजिटेबल्स को उगाएंगे, सब्जियों को, फ्लावर्स को उगाएंगे, फ्रूट्स को उगाएंगे कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ मतलब बेचने के लिए जब हम उगाते हैं किसी भी चीज़ को, देखो ऑब्वियसली हम कोई भी चीज़ उगाते हैं बेचने के लिए, हमारे यूज़ के लिए बस। तो इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्लावर और फ्रूट्स को, सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म की बात आएगी और पिसीकल्चर में फ़िश की बात आएगी, विटिकल्चर में ग्रेप्स की बात आएगी और एग्रीकल्चर में तो हमारा ग्रेन्स है ही सही। ठीक है, अब फार्म सिस्टम क्या होता है? देखो जो एग्रीकल्चर होता है, या फिर मैं फार्मिंग बोल दूँ, एग्रीकल्चर भी बोल सकते हो और फार्मिंग भी बोल सकते हो। तो ये एक सिस्टम है पूरा। ठीक है, इसमें इनपुट भी लगेगा, इसमें प्रोसेसिंग भी होगी और इसमें आउटपुट भी निकलेगा। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर एक होता है, हमारे पास में एक मशीन है, उसको हम देते हैं इनपुट। ठीक है, फिर वो प्रोसेसिंग करता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, फिर वो हमें देता है आउटपुट। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं, जो फर्टिलाइज़र होते हैं, जो मशीन होती है, वो सारी इनपुट की तरह काम करती है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो इनपुट की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह? जो मशीन है, आपका ट्रैक्टर है, सीड्स हैं, जो बीज हैं आपके, जो केमिकल्स हैं मतलब फर्टिलाइज़र है, आपका खाद वगैरह, वो सब इनपुट में आता है। प्रोसेसिंग में वो किसान जो होता है जब फ्लावर्स को, इन जो क्रॉप्स होती हैं इनको पानी देता है या इनकी केयर करता है, तो ये प्रोसेसिंग हो रही होती है और फिर लास्ट में हमें इसका आउटपुट मिलता है क्रॉप्स के रूप में। तो ये होता है पूरा सिस्टम है पूरा एग्रीकल्चर का ये। ठीक है, तो इसमें इनपुट भी लगेगा, फिर प्रोसेसिंग भी होगी और फिर हमें आउटपुट मिलेगा। अब दो टाइप के इनपुट हो सकते हैं। एक तो ह्यूमन इनपुट हो सकता है कि मतलब जो ये किसान है बेचारा, ये खुद एक लेबर की तरह काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों का काम कर रहा है, एक मशीनरी की तरह काम कर रहा है, केमिकल्स भी आ सकते हैं, स्टोरेज भी आ सकते हैं। ये एक ह्यूमन इनपुट भी है और दूसरे फिजिकल इनपुट भी है। जैसे कि अगर रेन नहीं होगी तो फिर क्रॉप कैसे ग्रो करेगी, अगर सनशाइन नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं होगा तो फिर कैसे क्रॉप कैसे ग्रो करेगी, ऐसे सॉइल नहीं होगी, अगर मिट्टी नहीं होगी तो फिर क्या उस पर उगाया जाएगा। तो ये सारे भी इनपुट होते हैं। फिजिकल इनपुट है, ये ह्यूमन इनपुट है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं। अभी तो हमने देखा एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, सॉइल कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। अब फार्मिंग, और उसी को फार्मिंग भी कहते हैं। तो फार्मिंग के कितने टाइप है या फिर एग्रीकल्चर के कितने टाइप है? तो इसमें आपके मेनली दो टाइप के फार्मिंग होती है। एक तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है और कमर्शियल फार्मिंग होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि जब मैं उगा तो रही हूँ कुछ भी चीज़, लेकिन सिर्फ मेरी फैमिली के लिए। ठीक है, मैंने कोई छोटा सा एक प्लॉट है, ज़मीन है, ठीक है, उस पर मैं कुछ उगा रही हूँ, कुछ सब्जी यहाँ पे, कुछ इतनी यहाँ पे, कुछ अलग चीज़ यहाँ पे उगाई मैंने। तो अलग अलग मेरे फैमिली के यूज़ के लिए, मैं घर के यूज़ के लिए सिर्फ उगा रही हूँ। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग जो है इसमें बहुत ही लो लेवल के टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और फिर घर के लोग ही मिलके इसको पूरा काम कर लेते हैं, दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और फिर इस सबसिस्टेंस फार्मिंग को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। मतलब फार्मिंग दो टाइप की होती है, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है और एक कमर्शियल फार्मिंग होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का तो मैंने बता दिया कि इसमें मैं उगा रही हूँ सिर्फ मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, मेरी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग का ये पहला पार्ट है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मर उगाता तो है छोटे प्लॉट पे, एक छोटा सा प्लॉट है मेरे पास में, उसके ऊपर कोई भी चीज़ उगाई जाती है सिंपल से टूल्स और लेबर का यूज़ करके।
ठीक है। सिंपल से टूल का और लेबर का यूज़ करके क्लाइमेट जो होता है विच लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन अ सेम प्लॉट। मतलब मेरे पास एक छोटा सा प्लॉट है और उसके ऊपर मैं अलग अलग तरीके की क्रॉप उगा रही हूँ और मेरा क्लाइमेट भी ऐसा है जिस जगह पे मैं रहता हूँ कि वो सूट करता है अलग अलग क्रॉप्स को, ठीक है। और अलग अलग क्रॉप्स मतलब मिक्सचर जो है सब क्रॉप में अलग अलग चीज़ें एक ही लैंड पे उगा रही हूँ। वीट भी है, मेज़ भी है, पल्सेस भी है, ऑयल सीड्स भी है। और इस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को ज़्यादातर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में कहा जाता है ऑफ मॉनसून रीजन। मतलब थिकली पॉपुलेटेड एरिया मतलब क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा जनता रहती है। अब ऑब्वियसली जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लैंड की कमी तो होगी ही सही ना। ज़्यादा लोगों ने एक एरिया पे कब्जा कर रखा है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो है खेती करने के लिए लैंड बचा होगा तो उसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस कहा गया है कि वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग क्रॉप्स उगाई जा सकती है और क्लाइमेट भी उस उगाने को फेवर करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर को फेवर करता है। तो बस छोटे से प्लॉट पे उगाई जाएगी और थोड़े से टूल्स का, थोड़े से लेबर का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। और ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे रहती होगी, डेंसली पॉपुलेटेड लोग भरे हुए हैं यहाँ पे तो, और बाकी छोटे छोटे जितने प्लॉट्स लैंड बचे हुए हैं वहाँ पे लोग कल्टिवेशन करते हैं, उसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ऐसी फार्मिंग कहाँ पे होती है? साउथ में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया में। कहाँ पे? साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम से ही समझ में आ रहा है। ऑर्गेनिक मतलब कि हमारा जो जिसमें कि केमिकल का यूज़ नहीं होगा, जिसमें पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होगा, उनका यूज़ होगा बट केमिकल को छोड़ के। मतलब क्या है इसका? ऑर्गेनिक मैन्योर का, जैसे हमारा जो खाद होता है काऊ डंग का जो होता है उसको यूज़ किया जाएगा, वो क्या है? ऑर्गेनिक है, उसमें केमिकल का यूज़ नहीं है। नेचुरल पेस्टिसाइड का समझते हो? मतलब कि जो नीम की पत्तियाँ होती हैं ना उन्हें भी खाद की तरह यूज़ किया जाता है, डिकम्पोज करके उसको भी लैंड जो है क्रॉप ग्रो करने में उसको भी खाद की तरह यूज़ किया जाता है। तो इनको ऑर्गेनिक जो है मैन्योर कहा जाता है, ठीक है। या फिर पेस्टिसाइड कहा जाता है केमिकल के बजाय, ठीक है। केमिकल जब हम दवा वगैरह छिड़कते हैं ना हमारी फसलों में, उसके बजाय क्या किया जाएगा यहाँ पे? ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ किया जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। ये होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस समझ में आ गया ना कि छोटे प्लॉट पे किया जाएगा कल्टीवेशन, और इस वहाँ के जो एरिया होता है ना वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड होता है, ज़्यादा लोग रहते हैं आसपास, इस वजह से लैंड की कमी होती है। छोटे लैंड पे किया जाता है, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो की जाती है उसके ऊपर, ठीक है। कम टूल्स लगते हैं, कम लेबर लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा हमारा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में है ना शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग आती है। देखो इसके पार्ट में कंफ्यूज नहीं हो, यूपीएससी तुमसे कभी भी नहीं पूछेगा कि ये जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किसका टाइप है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर किसका है। इस बुक में तो तुम्हें ये टाइप में अगर फंसोगे ना तो परेशान हो जाओगे कि इसका इतना टाइप है। फार्मिंग के 2 टाइप होते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है। फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी बहुत टाइप होते हैं, उसमें भी सब टाइप होते हैं। तो टाइप में मत घुसना, लेकिन तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जब मैं बोल रही हूँ कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सिर्फ मेरी खुद के यूज़ के लिए मैं उगा रही हूँ कोई भी चीज़, तो उसे मैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहती हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग कि जब उसमें सिर्फ मैं ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड का यूज़ करती हूँ तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहती हूँ, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि मैं कोई चीज़ उगाती हूँ मेरे खुद के यूज़ के लिए, लेकिन छोटी जगह पे, ठीक है। ज़्यादा टूल्स का यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा लेबर का यूज़ नहीं होता है, और ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स में मिक्स करके उगाती हूँ एक ही लैंड पे, छोटे लैंड पे, तो उसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। फिर दूसरा आया है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है इसमें 2 टाइप होते हैं। क्या 2 टाइप होते हैं? इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? मैंने एक जगह पे कोई भी चीज़ उगाई, ठीक है। एक लैंड था, उसके ऊपर मतलब वो फॉरेस्टेड रीजन था। मेनली शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉरेस्ट वाले एरिया पे ही होगा, डेफिनेटली याद रखना, क्योंकि यहाँ पे होंगे लंबे लंबे पेड़, ठीक है। लंबे लंबे पेड़ होंगे और लंबे लंबे पेड़ को क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। जला के उसकी जितनी भी राख होगी उसको पूरे ज़मीन पे फैला दी जाएगी। इस लैंड पे फैला दी मैंने जितनी भी उसकी राख थी वो, ठीक है। अब इसके यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाएगा, इस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन। इस लैंड पे मैंने कल्टीवेशन किया करीबन 1-2
4-5 साल तक, ठीक है। फिर इस लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो मैं मूव कर जाती हूँ दूसरे लैंड पे, उसी फॉरेस्ट का मैं दूसरा लैंड ढूंढती हूँ, उस लैंड पे उसी तरीके से पेड़ पौधे को काट के, जला के, उनकी राख को फैला के यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर इस पे 4-5 साल किया कल्टीवेशन, दूसरे लैंड पे चली गई, तो मैं क्या कर रही हूँ, लैंड को शिफ्ट करती जा रही हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे, लैंड का शिफ्टिंग हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, इस तरीके से इंसान घूमता ही रहेगा, अलग अलग प्लॉट बदलता ही रहेगा, कल्टीवेशन करेगा। और ज़्यादातर फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में ये होता है, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे नाम हैं, तुम कन्फ्यूज़ ही हो जाओगे, मतलब अलग ही अलग नाम है, हर जगह पे हर एरिया में नाम बदलता है इसका। जूमिंग जो है इसका ही नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, जो नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट तुम्हें समझ में ना आए तो ये हमारे भारत का नक्शा है और इसमें ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट इसे कहा जाता है, ठीक है। ये है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, यहाँ पे इसे कहा जाता है जूमिंग। मिल्पा जो है इसे मैक्सिको में कहा जाता है, रोका इसे ब्राज़ील में कहा जाता है और लद्दाख मलेशिया में, ठीक है। इसी के नाम है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। तो ये ज़्यादातर कहाँ किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नाम तो इसके अलग अलग है, अलग अलग जगह पे। ज़्यादातर ये आपको ट्रॉपिकल अफ्रीका में मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अमेज़न बेसिन में। अब अमेज़न बेसिन तुम्हें पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका यहाँ पे ये होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ जो मैंने बताई है ना तुम्हें, ये यहाँ पे एक्सप्लेन है। और इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि पेड़ों को जलाया गया, स्लैश और फिर बर्न, उन्हें जलाया गया, उनकी जो राख थी उसे स्प्रेड किया गया, इसी वजह से इसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, नोमैडिक हर्डिंग का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट होगा। क्या होगा, मूवमेंट होगा, किसका, एनिमल का और ह्यूमन का साथ में, क्योंकि ह्यूमन का ही ये होगा एनिमल, तो एनिमल को लेके ये ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह घूमता जाएगा, ट्रैवल करेगा और इनसे ही इनका गुजारा होगा, ठीक है। तो ये नोमैडिक हर्डिंग होती है। ज़्यादातर सेमी एरिड और जहाँ पे सूखा एरिया होता है, बेचारे लोगों के पास में कल्टीवेशन करने के लिए पानी नहीं होता है, तो क्रॉप ग्रो नहीं कर पाती है, वहाँ का क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता, तो वो नोमैडिक हर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सहारा में, सेंट्रल एशिया में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग होती है। ये शिप के साथ में हो सकती है, कैमल के साथ में, याक के साथ में और गॉट के साथ में भी हो सकती है। और ये जो एनिमल्स होते हैं, जो भी मिल्क है, मीट है, वूल है, हाइड्स, इनसे मिलता है। इसी से जो हर्डर और उनकी फैमिली होते हैं, हर्डर कौन है, इनके मालिक, जो इनको रेयर कर रहे हैं, इनको जो है पालन, इनको जो पाल रहे हैं, इनको ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको हर्डर कहा जाता है। तो हर्डर और उनकी फैमिली का जो गुजारा है वो इनके ही उनसे चलता है। जैसे कि ये मिल्क दे देंगे, ठीक है, जो एनिमल्स हैं, ऊँट वगैरह, कैमल है, गॉट है, ठीक है, और मीट मिल जाएगा इनसे, इनको वूल मिल जाएगा, हाइड्स, ठीक है। अब कमर्शियल फार्मिंग पे चलते हैं। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो इसमें है ना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं, चैप्टर बहुत ही ईजी है। तुम्हें अगर नाम ही सुन लोगे ना, अगर नाम से तुमने समझ लिया ना कॉन्सेप्ट को, तो वो फिर बात ही नहीं उसकी तो कुछ। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या है, कमर्शियल कहाँ पे यूज़ होता है ज़्यादातर, जब हम कोई चीज़ खरीदने की बात, बेचने की बात, तो कमर्शियल ये नाम जो है बहुत ही उभर के आता है। इसी तरीके से जब मैं कोई चीज़ उगा रही हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी क्रॉप ग्रो करी, बट मेरे यूज़ के लिए तो है ही सही वो, लेकिन मैं उसको बेचूंगी भी सही, ठीक है, मार्केट में उसको सेल भी करूँगी, भले ही वो एनिमल हो या फिर वो क्रॉप हो, ठीक है। एनिमल भी हो सकता है, वो क्रॉप भी हो सकती है। अगर मैंने उसको ग्रो किया है या उसको मैंने पालन पोषण किया है उसका, तो मैं उसको सेल करूँगी अगर मार्केट में, तो उसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, फ़ायदा कमा रही हूँ, उसको बेच के अपना प्रॉफिट कमा रही हूँ, तो इसे कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अब एरियाज कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज़ लार्ज, इसमें जो होता है ना, बहुत बड़ा एरिया लगता है, कल्टीवेशन किया जाता है उसके ऊपर, और बड़ा एरिया लगता है, बड़े लेबर भी लगते हैं, बड़ी मशीन भी लगती है। वहाँ पे तो बेचारे छोटी छोटी चीज़ों से काम चल रहा था मेरे खुद के लिए, अगर मैं उगा रही थी तो, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा उगा लूँगी तो करूँगी भी क्या उसका, ठीक है। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में तो ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे तो उगाई जाती है चीज़ें ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है, बेचने के लिए उगाई जाती है। इस वजह से ज़्यादा कैपिटल मतलब मशीन का, लेबर का यूज़ लगता है, और ज़्यादा ही बड़े लैंड पे किया जाता है ये कल्टीवेशन, ये एग्रीकल्चर, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही ईजी है।
ये कमर्शियल कल्टीवेशन भी बहुत सारे टाइप का होता है, लेकिन बिल्कुल भी कोशिश मत करना इन टाइप्स को याद रखने की। बस अगर तुम्हारे सामने आ गया है कि कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मैं कोई चीज़ उगा रही हूँ बेचने के लिए तो उसे कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, बस। फिर कमर्शियल फार्मिंग के टाइप क्या है, एक तो ग्रेन फार्मिंग होती है, फिर मिक्स्ड फार्मिंग होती है और प्लांटेशन होता है। अब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है? कमर्शियल ग्रेन याद समझ में ही आ गया, ग्रेन ग्रेन ग्रेन। तो ग्रेन क्या है? ग्रेन में आएंगे जितने भी आपके चीज़ें हैं ग्रेन से रिलेटेड, मतलब कि अनाज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे वीट है, मेज़ है, मक्का है, ये क्या है? ग्रेन है। तो इनको मैं उगा रही हूँ कमर्शियल के लिए, कमर्शियली मतलब बेचने के लिए उगा रही हूँ गेहूँ को, मेज़ को, मक्का को। तो ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है। ये ज़्यादातर आपको कहाँ होती है? ये नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप और एशिया में, जहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड हो। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड हो, वेजिटेशन सॉरी मॉनसून और जो क्लाइमेट हो उसको सपोर्ट करता हो। और ये 100 ऑफ हेक्टेयर मतलब बहुत बड़ी ज़मीन पे किया जाता है ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन। तो ग्रेन मतलब तो समझ में आ गया, अनाज मतलब वीट मेज़ होगा, और कमर्शियल मतलब कि बेचने के लिए उगाया जा रहा है। तो बेचने के लिए उगाया जा रहा है, बड़े लैंड पे किया जाएगा डेफिनेटली। चलो इतना तो तुम समझदार हो ही सही। आगे बढ़ते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। सिंपल से समझ में आ रहा है। मिक्स का मतलब क्या है? बहुत सारे क्रॉप का मिक्सचर होगा, यहाँ पे अलग अलग चीज़ उगाई जाएगी मिक्सचर के साथ में, तो उसको बोला गया मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, लैंड ग्रोइंग फूड और फूडर क्रॉप साथ में, एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक, सब चीज़ साथ में चल रही है। मैं फूड भी ग्रो कर रही हूँ, फूडर भी ग्रो कर रही हूँ, और जो एनिमल्स है उनको भी रेयर कर रही हूँ, उनको भी पालन पोषण कर रही हूँ। सब साथ में किसान होता है तो वो क्रॉप भी उगाता है, साथ में वो एनिमल्स को भी रखता है। ठीक है, जो गाय भैंस होते हैं, अगर तुम गाँव से बिलोंग करते होंगे ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा। ठीक है, नहीं पता हो तो पता करना चाहिए। तो देखो यही है कि सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। फूडर का मतलब क्या होता है? एनिमल जो खाता है ना, उसके लिए उसका जो फूड है उसको उगाया जाता है। हमारे खाने इंसान जो खाता है वो भी उगाया जाता है, और एनिमल को खुद को भी पाला जाता है। तो ये तीनों चीज़ें साथ में चलती है, तो उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग। इंसान खाता है वो उगाया जाता है, एनिमल खाता है वो भी उगाया जाता है, और खुद एनिमल जो है उसको भी पाला जाता है। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग होती है। अब ये कहाँ पे होती है? यूरोप में होती है, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब प्लांटेशन पे आते हैं। प्लांटेशन का मतलब सिंपल सी बात है, ये भी कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है। इसमें सिंगल क्रॉप उगाई जाएगी, सिर्फ एक सिंगल क्रॉप। प्लांटेशन का मतलब एक सिंगल क्रॉप उगाई जाएगी, या वो टी हो सकती है, मैंने चाय जो है वो उगाई, या कॉफ़ी उगाई, या शुगर केन गन्ना उगाया, कैशू उगाया, या रबर उगाया, या बनाना, या कॉटन, कुछ भी। एक सिंगल बड़ा सा लैंड लिया और उसके ऊपर पूरी एक ही फसल है, कोई मिक्स फार्मिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक ही फसल मैं लगाऊंगी। वो मेरी चॉइस है, मैं टी लगाऊं, कॉफ़ी, शुगर केन, कुछ भी। ठीक है, वो एक चीज़, तो उसे कहा जाएगा प्लांटेशन। ठीक है, क्या कहा जाएगा? प्लांटेशन कहा जाता है। चलो, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। कैपिटल का मतलब मशीन लगता है, और जो प्रोड्यूस होता है वो फिर बाद में प्रोसेस भी किया जाता है फैक्ट्रीज़ के साथ में। मतलब जहाँ पे ये लैंड पे प्लांटेशन होता है ना किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे पास में फैक्ट्री भी लगी होती है जो इसका प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, याद रखना। तो कहाँ कहाँ पे क्या लगता है, जैसे कि रबर जो है वो मलेशिया में, कॉफ़ी है ब्राज़ील में ज़्यादा उसका प्लांटेशन किया जाता है। इंडिया में चाय फेमस है, तो याद रखना कि इंडिया में टी का प्लांटेशन ज़्यादा किया जाता है, और श्रीलंका में भी टी का प्लांटेशन किया जाता है ज़्यादा। अब ब्राज़ील में तो तुम्हें पता होगा कॉफ़ी। ठीक है, और मलेशिया में रबर। आगे बढ़ते हैं, मेजर क्रॉप्स। अब मेजर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, हमारा प्लांटेशन, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर। ठीक है, सारी महाभारत हो गई। अब आता है फोकस मेन चीज़ पे जो इम्पॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी और ये इनकी जो क्रॉप्स दिख गई है ना यहाँ पे, इनके बारे में जो हम पढ़ेंगे अभी। देखो, फूड क्रॉप्स में वीट आता है, राइस आता है, मेज़, मिलेट। ठीक है, और जूट, कॉटन जो है वो फाइबर क्रॉप है। जो टी और कॉफ़ी बेवरेजेस क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ठीक है, फाइबर क्रॉप में वो पूछ सकता है तुमसे। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन दे देगा और बताएगा फाइबर क्रॉप कौन कौन सी है, तो बताना पड़ेगा। तो बताया जा रहा है कॉटन और जूट,
फाइबर क्रॉप है। फूड क्रॉप से पता चले जो हम खाते हैं तो वीट, राइस, मेज़, मिलेट सारे इसमें आएंगे। और ये जो टी और कॉफ़ी है ना, ये बीवरेजेस। अब बीवरेजेस के नाम से कंफ्यूज मत होना, बीवरेजेस क्या होता है? पेय पदार्थ। इसका हिंदी मीनिंग जो है वो पेय पदार्थ है, मतलब कि ये पीने वाली चीज़ें ऑब्वियसली कॉफ़ी और टी, तो बीवरेजेस क्रॉप है ये, ठीक है। और ये फाइबर क्रॉप है, कपड़े बनते हैं जूट और कॉटन से, तो फाइबर क्रॉप है। चलो स्टार्ट करते हैं राइस से, चावल। तो चावल एक स्टेपल डाइट है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जाती हैं। अब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए तुम्हें, मैं बता देती हूँ। इंडिया जो है ना वो है यहाँ नीचे वाला हिस्सा पड़ता है ट्रॉपिकल वाले एरिया में और ऊपर वाला पड़ता है सब ट्रॉपिकल एरिया में। क्यों पड़ता है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हें बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है, पता है तुम्हें? ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये है इक्वेटर। और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री जो है वो नॉर्थ में है, ये 23.5 डिग्री जो है वो साउथ में है, ठीक है। अब ये जो बीच वाला एरिया है इन दोनों के बीच का है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसे बोला जाता है ट्रॉपिकल, इसे ट्रॉपिकल बोला जाता है। और इसके ऊपर जो एरिया होता है और इसके नीचे जो एरिया होता है उसे सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। तो बेचारा इंडिया जो है हमारा वो इनके बीच में फंसा हुआ है, वो ट्रॉपिकल वाले एरिया में भी पड़ा हुआ है और सब ट्रॉपिकल पार्ट में भी। इस वजह से यहाँ के बच्चों को याद करना पड़ता है कि ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल पार्ट भी है। तो राइस कहाँ पर ग्रो किया जाता है? स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की, ठीक है। चलो, तो हाई टेम्परेचर जो है राइस को ज़रूरत होता है ज़्यादा टेम्परेचर की ग्रो करने के लिए, ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी चाहिए और ज़्यादा रेनफॉल भी चाहिए। राइस को बहुत सब कुछ ज़्यादा चाहिए। बेचारे ये लोग जो है ना वो पानी में जैसे लगा रहे हैं राइस के जो ये पेड़, मतलब पेड़ नहीं मतलब प्लांट्स जो हैं वो ये लगा रहे हैं ना, तो कितना पानी भरा हुआ है। इससे याद रखना कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है रेनफॉल की और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और क्लेई सॉइल चाहिए, एकदम क्लेई, एल्यूवल क्लेई सॉइल। क्लेई का मतलब समझते हो ना, बहुत ही चिकनी मिट्टी जो है चाहिए होती है इस राइस को ग्रो करने में। और फिर चाइना जो है वो लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, मतलब इंडिया लीडिंग है, उसके बाद में चाइना जो है वो इसका करता है प्रोडक्शन। इंडिया है, जापान है, श्रीलंका, इजिप्ट है, ये सारे उगाते हैं चावल को, ठीक है। और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश मेनली आपको मिलेगा, ठीक है। 2-3 क्रॉप उगा लेते हैं ये साल भर में, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। याद रखना राइस चावल, जितना ज़्यादा टेम्परेचर, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी, जितना ज़्यादा रेनफॉल उतना अच्छा होगा राइस। और ये कौन सी क्रॉप है? डाइट है स्टेपल, ठीक है, स्टेपल डाइट है ये, याद रखना स्टेपल डाइट। अब वीट अपना गेहूं पे आते हैं। देखो गेहूं जो है ना वो उसको ज़रूरत होती है मॉडरेट टेम्परेचर की, ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए हमें और कम भी नहीं चाहिए। ये बेचारा जो है वो एक बोल सकते हैं लिमिटेड बंदा है, इसको ज़्यादा भी नहीं चाहिए कम भी नहीं चाहिए। किसको? वीट को, गेहूँ को। बट इसको जो है ना रेनफॉल चाहिए ग्रोइंग सीज़न में, मतलब जब इसको लगाया जाएगा तो रेनफॉल होना चाहिए, या फिर आप भले इरिगेशन के थ्रू दे दो या रेनफॉल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छा खासा सनशाइन जब इसका हार्वेस्टिंग हो, मतलब जब ये उग जाए अच्छा सा, है ना, ग्रो हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो काटने के हार्वेस्टिंग के टाइम पे अच्छी खासी टेम्परेचर होना चाहिए, सनशाइन होना चाहिए। और ये ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो किया जाता है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन में। ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, अभी वॉर चल रहा है, ज़्यादा वही वीट भी वहीं पे होता है। और यूएसए, कनाडा और अर्जेंटीना, इंडिया भी अच्छा खासा उगाता है वीट को, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वीट कहाँ पर ग्रो करता है, मतलब सॉइल की बात करें लूमी सॉइल, ठीक है। लूमी सॉइल में अच्छा होता है, बेस्ट होता है। बाकी दूसरी जगह भी हो सकता है लेकिन लूमी सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर वीट। अब मिलेट की बात करते हैं। मिलेट जो है, अब मिलेट से परेशान मत होना। मिलेट जो है ना एक कोर्स ग्रेन, जो मोटे मोटे अनाज होते हैं ना उसे मिलेट कहा जाता है बस, ठीक है। मोटे मोटे अनाज जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मिलेट, ठीक है। क्या कहा जाता है? मिलेट कहा जाता है। ये बेचारी जो है वो इसको ज़्यादा फर्टाइल लैंड की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो ऐसी वैसी जगह पे भी ग्रो हो जाएगी। मिलेट मोटे अनाज जो होते हैं, इनको ना तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए ना ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, ठीक है।
लो रेनफॉल में भी ये क्रॉप ग्रो कर जाएगी, ठीक है। और लो फर्टाइल लैंड है, आगे अगर आपकी सॉइल जो है फर्टाइल नहीं है ज़्यादा तो भी ये ग्रो कर जाएगी, ठीक है। कोर्स ग्रेन मतलब कि मोटे अनाज मिलेट को कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट टेम्परेचर चलेगा और अच्छा खासा रेनफॉल, कम भी होगा तो चलेगा। ज्वार और बाजरा रागी जो होती है ये मिलेट है, सारी मोटे अनाज है ये। ऑब्वियसली तुमने देखा होगा, तुम्हें पता होगा ये ज्वार बाजरा और रागी, ठीक है। इंडिया में ग्रो होते हैं, दूसरी कंट्री भी है, हम अकेले नहीं हैं, जैसे नाइजीरिया है, नाइजीरिया जो भी तुम्हें अच्छा लगे प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और चाइना और नाइगर, ठीक है। तो ये 3 कंट्री भी हैं जो उगाती हैं मिलेट्स को। अब आते हैं मेज़ के ऊपर। मेज़ मतलब मक्का, भुट्टा जो भी कहा जाए, ठीक है। तो मेज़ को ज़रूरत होती है मॉडरेट टेम्परेचर रेनफॉल की। इसे बेचारे को ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा सनशाइन, बहुत अच्छा सनशाइन मतलब कि टेम्परेचर, अच्छी खासी सूरज की रोशनी पड़ रही हो तब उगता है मेज़, मक्का, ठीक है। और ये कहाँ पे उगता है? नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको। अब मेज़ के बारे में, मेज़ को कॉर्न भी कहा जाता है, अगर तुम्हें पता हो, कॉर्न, ठीक है। और अलग अलग वेराइटी होती है इसके, अलग अलग दाने होते हैं, अलग अलग कलरफुल वेराइटी के, अलग अलग जगह पे। बस इतना सा बताया जा रहा है, और क्या है। कॉटन की बात कर लेते हैं, रुई, ठीक है। रुई को ज़रूरत होती है हाई टेम्परेचर की, लाइट रेनफॉल, रेनफॉल ज़्यादा नहीं चाहिए पर टेम्परेचर होना चाहिए अच्छा खासा, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब कितने? 200 मतलब 200, और 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट फ्री डेज का मतलब क्या समझ में आता है तुम्हें? कि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही हो, फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसे। और ब्राइट सनशाइन इसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। किसकी? कॉटन की। कॉटन की ग्रोथ होती है 210 रोस्ट फ्री, 210 210, ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री डेज। और आपकी यहाँ पे बात हो रही है ब्राइट सनशाइन, अच्छा खासा टेम्परेचर कहाँ पे होती है? चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट। और चलो ठीक है, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, और यहाँ पे कॉटन की इंडस्ट्री भी अच्छी खासी, वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। अब डिस्कवर किसने की कॉफ़ी को? यार ये तो है ना बहुत ही, चलो पढ़ लेना, लेकिन कॉफ़ी की डिस्कवर किसने किया था? किसने किया था कॉफ़ी को डिस्कवर? 850 में काल्दी था, एक अरब गॉट हर्डर। गॉट हर्डर मतलब गॉट को पालने वाला। अब गॉट बकरी होती है, याद होगा तुम्हें, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये बेचारे बच्चे जो होते हैं ना, इन्हें इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आते, जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी। तो काल्दी जो है वो एक अरब गॉट हर्डर थे। 850 में ये कुछ यहाँ पे इन्होंने टेस्ट की बेरीज, ठीक है, जो एवरग्रीन बश थी, बशेज ऑन विच द गॉट वर फीडिंग, मतलब जो इनकी जो गॉट है वो खा रही थी कुछ पत्तियाँ, तो इन्होंने भी टेस्ट की उसे, तो इनको कुछ अच्छा सा उन्हें फील हुआ, तभी से इन्होंने डिस्कवर की किसे? कॉफ़ी को। वही कॉफ़ी थी, ठीक है, वो कॉफ़ी थी जो उन्होंने उस समय पत्तियाँ देखी, वो क्या थी? कॉफ़ी थी। अब ये यहाँ पे काल्दी का नाम, तो काल्दी कौन है? कॉफ़ी के डिस्कवरर। अब जूट की बात कर लेते हैं। जूट क्या है? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ चुका है पहले भी बहुत बार, दूसरे एग्ज़ाम में भी आ सकता है, यूपीएससी नहीं है मेन, ठीक है। तो जूट गोल्डन फाइबर कहा जाता है इसे। ये अच्छा खासा एल्यूवल सॉइल पे और ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो होता है। ज़्यादा टेम्परेचर, रेनफॉल भी चाहिए, अच्छा ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए। देखो जूट तो है ना तुम्हें बंगाल में मिलेगा, बंगाल बांग्लादेश जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जूट का कल्टीवेशन होता है, क्योंकि अच्छा खासा वहाँ पे आपको रेनफॉल भी मिल जाता है। सॉरी, रेनफॉल नहीं होगा तो हुगली रिवर है ही सही पानी प्रोवाइड करवाने के लिए, और उसको अच्छी सॉइल भी चाहिए, उसको टेम्परेचर भी अच्छा खासा चाहिए, और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। तो सब फेवरेबल कंडीशन जूट के लिए आपको मिलेगी बांग्लादेश, बंगाल में भी, ठीक है। अब कॉफ़ी पे आते हैं। कॉफ़ी है एक, कॉफ़ी को क्या है? कॉफ़ी को ज़रूरत होती है वार्म और वेट, गर्म भी और ठंडा भी, दोनों तरह का। एक वो होता है नमी वाला जो सीज़न होता है जिसमें धूप भी पड़ रही होती है लेकिन धरती पे से नमी भी ख़त्म नहीं हो रही होती है, तो वो सिचुएशन में कॉफ़ी ग्रो करती है, ठीक है। कॉफ़ी ग्रो करती है ज़्यादातर हिल्स में, हिल स्लोप्स पे ये ग्रो करती है। ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद में कोलंबिया, इंडिया भी कर लेते हैं कॉफ़ी का प्रोडक्शन, ठीक है। टी, चाय हमारी फेवरेट, तो मतलब इंडियंस की फेवरेट। तो टी जो है वो एक क्या है? बीवरेजेस क्रॉप है जो ग्रो की जाती है, मतलब प्लांटेशन किया जाता है इसका, और इसको चाहिए ठंडा क्लाइमेट, ठीक है। हाई रेनफॉल, ठंडा क्लाइमेट चाहिए पूरे साल,
पूरे साल। और इसको क्या चाहिए, लूमी सॉइल चाहिए है, जेंटल स्लोप पे, जेंटल स्लोप मतलब थोड़ा थोड़ा ढलान वाला एरिया जो होती है ना, ये इस तरीके के यहाँ पे ग्रो होती है क्या, टी, चाय। तो केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये अच्छी क्वालिटी का टी जो है पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस करते हैं। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ठीक है, याद रखना। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। देखो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से मतलब क्या है कि हमको फार्मिंग की जो एक्सरसाइज है या फार्मिंग को जो है वो बढ़ाना है, फार्मिंग में प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, तो उसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑब्वियसली तुम्हें ज्ञात होगा अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो, कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, बहुत ही हाई रेट से। तो उसको पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए क्या होता है, उनकी नीड को पूरा करने के लिए हमें अपनी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो वो सेटिस्फाई हो पाएंगे, जी पाएंगे लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब कोशिश करनी चाहिए हमें कि फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाए, हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज़ किया जाए, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ की जाए, इस तरीके से हम क्रॉप्स को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा है कि इस सब से सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होती है। नहीं बेटा, इससे सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होती है। लेकिन जब हम ज़्यादा लेवल पे, मतलब एक तो पहले फार्मर को क्या करना चाहिए, अपने जो लैंड की सॉइल की टेस्टिंग करवानी चाहिए, ठीक है। सॉइल को क्या सूट करता है, कितना फर्टिलाइज़र सूट करता है, फार्मर जो है उस पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाले जा रहा है ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, तो फिर ऑब्वियसली उस लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म होगी ही सही, ठीक है, वो लैंड डिग्रेड होगा। लेकिन अगर एक इनफ अमाउंट में जितना चाहिए उतना ही दिया जाए, फर्टिलाइज़र भी, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटी, ये तो अच्छे हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र की मेनली बात हो रही है, तो फर्टिलाइज़र केमिकल भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर केमिकल की बात की जाए तो वो एक लिमिटेड वे में देने चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतने ही, बस, ठीक है। इस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर का HIV सीड यूज़ करके। HIV सीड्स का मतलब तुम्हें पता होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। और एक इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बारिश नहीं होगी तो क्या बेचारे किसान सिर्फ बारिश पर निर्भर रहेंगे, नहीं, इरिगेशन भी होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, और फर्टिलाइज़र, ठीक है, खाद ऑर्गेनिक भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अलग अलग कंट्री में जो है ना, ये एग्रीकल्चर अलग अलग तरीके से होता है। मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा ज़मीन पे किया जाता है एग्रीकल्चर, कहीं पे कम ज़मीन पे किया जाता है, तो अलग अलग सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। लैंड होल्डिंग जो है ना, बहुत ही ज़्यादा अगर कमर्शियली की जाती है, कहीं पे एग्रीकल्चर किया जाता है कमर्शियली, मतलब बेचने के लिए किया जाता है बड़े लेवल पे, वो होता है USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है। कमर्शियल एग्रीकल्चर मतलब बेचने के लिए क्रॉप उगाई जाती है, वो भी बड़े से लैंड पे, बहुत बड़े लैंड पे की जाती है। अब 2 केस स्टडी दी गई है यहाँ पे, एक केस स्टडी इंडिया की है और एक USA की है। इससे हमें पता चलेगा कि इंडिया के फार्मर और USA के फार्मर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है मुन्ना लाल का, जिनके पास में 1.5 जो हेक्टेयर है लैंड है, ठीक है, फार्म लैंड, जिसके ऊपर वो खेती करते हैं, और वो जो है अल्टरनेट ईयर पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को खरीदते हैं मार्केट में से, ठीक है। मार्केट में से अल्टरनेट ईयर मतलब एक साल मैंने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, फिर दूसरे साल छोड़ दिया, और फिर तीसरे साल इसके ऊपर फिर से जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। आम किसान जो होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं। तो ये भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है, उसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बात हो रही है, अल्टरनेटिव ईयर में खरीदते हैं, परचेस करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। उनका लैंड अच्छा खासा फर्टाइल है, वो 2 क्रॉप ग्रो करते हैं एक साल में, ठीक है, एक वीट और एक राइस, और पल्सेस भी, दाल भी, चावल भी और गेहूँ भी, ठीक है। उनको एडवाइस दी जाती है, फार्मर अपने फ्रेंड्स की एडवाइस लेते हैं जो बड़े हैं, और गवर्नमेंट की कि एग्रीकल्चर जो है फार्मर मतलब कि जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस से वो एडवाइस भी लेते हैं, अपने फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हैं, गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं उनसे एडवाइस लेते हैं कि क्या क्या जो मैं यूज़ कर सकता हूँ सीड्स या फर्टिलाइज़र्स, ताकि मेरा जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, ठीक है। इनका लैंड भी अच्छा खासा फर्टाइल है, बट लैंड कम है, सिर्फ 1.5 एकड़ है, ठीक है, मतलब एकड़ नहीं हेक्टेयर है। और क्या बताया जा रहा है कि ये तो एडवाइस तो लेते हैं, फिर
इनके पास में जो है वो ट्रैक्टर है रेंट पे, ठीक है। मतलब जो है जोतने के लिए इनके पास में ट्रैक्टर है, ज़मीन को ट्रैक्टर है और वो रेंट पे है, ठीक है, इनकी फील्ड पे। और इनके फ्रेंड भी जो है वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड मतलब कि ये आपके जो है बुलक कार्ट के साथ में कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। बट इनके पास में ट्रैक्टर है लेकिन वो रेंट पे है। अब देयर इज़ ट्यूबवेल, इनके पास में ट्यूबवेल है जिससे ये इरिगेट करते हैं अपने फील्ड को, ठीक है, इरिगेट करते हैं। अब मुन्ना लाल के 2 बफेलो भी हैं और एक कुछ जो है मुर्गियाँ भी हैं, वो मिल्क भी बेचते हैं, ठीक है। फिर बाद में वो मेंबर भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो उनको एडवाइस करती रहती है कि किस टाइप का फूडर जो है एनिमल को देना चाहिए, मतलब उनको उनका खाना जो है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर सके। इसी चीज़ें भी वो मतलब अच्छे खासे फार्मर है जिनके पास में बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है, ये कह सकते हैं। बहुत सारा तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छा खासा नॉलेज है उनके पास में कि हमारे कल्टीवेशन किस तरीके से करना चाहिए। अब एनिमल्स है तो उनको किस तरीके से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें। अब सारे जो मेंबर्स हैं उनकी फैमिली के, वो उनको हेल्प करते हैं उनकी फार्मिंग एक्टिविटी में, ठीक है। उनकी फैमिली के जितने मेंबर हैं वो सब काम करवाते हैं। और कभी कभी जो है वो बैंक से लोन भी लेते हैं एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ताकि वो सीड्स को बाय कर सके। मतलब जो है हम खरीदते हैं ना जो फसल को बोने के लिए जो सीड्स खरीदते हैं हम, बीज, उनको खरीदने के लिए भी वो कभी कभी लोन ले लेते हैं बैंक से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ठीक है। फिर मंडी में जाते हैं वो बेचने के लिए अपने जो भी उन्होंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उनके लैंड पे वो। और मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो है उनके पास में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है, वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस, इवन कम रेट पे भी उनको बेचना पड़ता है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट जो है एक्शंस तो ले रही है स्टोरेज की फैसिलिटी बनाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं कि जो फार्मर है उसको स्टोर करके रख सके, उसका जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको स्टोर करके रख सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसकी स्टोरी से पता चली मुन्ना लाल की। अब चलते हैं यूएस पे। यूएस में एक फार्मर है, वहाँ पे भी वो फार्मर जो है ना वो 250 हेक्टेयर पे ग्रो करता है। एक ही है वो बंदा, ठीक है, वो 250 हेक्टेयर पे ग्रो कर रहा था और इंडिया में सिर्फ 1.5 हेक्टेयर पे, ठीक है। ये डिफरेंस आया एक तो कि लैंड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया है, यहाँ पे ज़्यादा लैंड पे ग्रो किया जा रहा है, वहाँ पे कम लैंड पे ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। फिर मतलब यहाँ पे कम लैंड पे किया जा रहा है, वहाँ पे बड़े लैंड पे किया जा रहा है, ठीक है। अब जो मेजर क्रॉप जो होती है जो ग्रो करता है ये यूएसए का किसान, वो कॉर्न ग्रो करता है, सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट। जॉन होरोन ये फार्मर का नाम है, ठीक है, यूएसए का फार्मर है। इसके पास में 300 बीघा हेक्टेयर है, ठीक है। टिपिकली बताया जा रहा है कि यूएसए के कम से कम एक किसान भी होगा ना, कोई भी किसान होगा उसके पास में इतना लैंड तो होगा ही सही, 250 हेक्टेयर तो होगा ही सही। ज़्यादा से ज़्यादा तो 300 हो सकता है, मतलब और भी ज़्यादा हो सकता है, बट कम से कम 250 तो होगा ही सही। टिपिकल किसान के पास में इतना होता है, तो ये बताया जा रहा है। अब जॉन होरोन एक फार्मर है यूएसए का जिसके पास में 300 हेक्टेयर ज़मीन है। वो अपने ज़मीन पे क्रॉप कॉर्न ग्रो करता है। फिर वाटर सोर्सेज भी हैं, वाटर सोर्सेज भी उसको क्रॉप को देने के लिए पानी एडिकेट, ठीक है। वो एडिकेट मेजर करता है पहले तो सॉइल को वो क्या करता है टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजता है। फिर पता करता है कि मेरे क्रॉप में सॉइल कितनी डैमेज है, कि क्या फर्टिलिटी क्या क्या इसमें जो है ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, ताकि अच्छी क्रॉप ग्रो कर सके, ठीक है। ये सारी टेस्टिंग वो करवाता है। फिर पेस्ट लगाता है कि मेरी फसल को नुकसान ना हो जाए, इसलिए पेस्ट कंट्रोल भी करता है, ठीक है, यूएसए का किसान। फिर सॉइल को टेस्टिंग करवाता है लेबोरेटरी में, ठीक है, उसकी न्यूट्रिएंट्स को चेक करता है क्या कमी है क्या नहीं है। फिर वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं कुछ कि आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, ये करिए, वो करिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर कंप्यूटर जो है वो लिंक्ड है उनकी सैटेलाइट से, टू विच गिव हिम प्रिसाइज पिक्चर उनकी फील्ड का। वो हमेशा उनको अपनी पिक्चर की जो इमेज है वो देता रहता है, ठीक है। मतलब कि उनके फील्ड की जो भी इमेज है, फ़ोटो है, वो उनको देता रहता है कंप्यूटर, ठीक है। सैटेलाइट लगी हुई है इस वजह से। और ये उनको हेल्प करता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का वो यूज़ करे जब ज़रूरत हो, यूँ नहीं कि हद से ज़्यादा, ठीक है। ये सारी वो ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, वो सीड ड्रिल्स यूज़ करते हैं, लिवेलर, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेशर, सब तरीके की मशीन जो है उनके पास में अवेलेबल है। और ग्रेन को भी वो स्टोर करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो जो है उनके पास में अच्छा खासा स्टोरेज है, फैसिलिटी है। और फिर वो
बेचते हैं बिजनेसमैन की तरह, नहीं मंडी में नहीं जाते हमारे किसानों की तरह, ठीक है, वो जाते हैं एक बिजनेसमैन की तरह और जितने दामों पे वो बेचना चाहते हैं इतने पे, ठीक है। तो अब ये डिफरेंस था हमारे एक इंडिया के किसान में और एक यूएसए के किसान में। देखो प्रॉब्लम ये है कि एक ज़मीन कम है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो बेचारा किसान जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है इतना ज़्यादा अलग अलग टेक्नोलॉजी। वो एक ट्रैक्टर यूज़ करा था वो भी रेंट पे लेके, और यहाँ पे अलग अलग मशीन्स जो टेक्नोलॉजी जो है वो हो रही है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कि ये जो यूएसए का किसान है वो टेस्टिंग करवाता है अपनी सॉइल की और उस फर्टिलिटी चेक करता है, सब हर चीज़ जो है उसके पास में जानकारी है। चलो वो सारी चीज़ें ये भी अपनी सॉइल की टेस्टिंग करवाता है, लेकिन पेस्टिसाइड में कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे नहीं की गई है, मतलब कहा जाए तो, ठीक है, फर्टिलाइज़र को एक नियमित मात्रा में देने की। फिर दूसरी बात एक डिफरेंस यहाँ पे ये आया है कि यूएसए का किसान एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा किसान इंडिया का है वो एक पीजेंट की तरह, गरीब जो पुअर किसान की तरह काम करता है कि वो मंडी में जाके बेचता है और जो मंडी में जो वहाँ पे व्यापारी होते हैं जिस दाम पे वो ख़रीदते हैं उसी पे उसको बेचना पड़ता है। लेकिन यूएसए का किसान एक बिजनेसमैन है, वो जिस दाम पे चाहता है बेचना उसी दाम पे वो बेचता है। तो ये डिफरेंस आया है हमारे और यूएसए के बीच में। बाकी इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कल्टीवेशन देखे हैं और क्या देखा है हमने, बहुत सारी अलग अलग क्रॉप्स, मतलब प्लांटेशन क्रॉप्स और ये डिफरेंस। चलो चैप्टर ख़त्म हो चुका है और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।